नमस्कार एस्पिरेंट्स। न्यूज टुडे के 17 जुलाई अंक में आप सभी का स्वागत है। आज जो प्रमुख खबरें हम देखेंगे उनमें से पहली खबर है, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना कैंपस शुरू किया। इस बारे में साथ ही अगली हमारी खबर जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से। तीसरी खबर है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के बारे में। इसके बाद अगली प्रमुख खबर है प्रोजेक्ट चीता के बारे में। साथ ही हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ के खतरे को भी आज की प्रमुख खबर में स्थान मिला है। और आज की अंतिम प्रमुख खबर कृषि विपणन या एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़ी हुई है। अगर न्यूज इन ब्रीफ की बात की जाए तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर चर्चा में बनी रही, श्रेणी भूकंप चर्चा में बने रहे, कोरोनल मास इजेक्शन, साथ ही ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक इत्यादि ये सारी संक्षिप्त सुर्खियां हैं जो चर्चा में रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं प्रमुख खबरों के साथ। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की पहली प्रमुख खबर के साथ। आज की पहली प्रमुख खबर जुड़ी हुई है, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना कैंपस शुरू किया है। इससे यह कैंपस कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में खोला है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि जब ये न्यूज समाचार पत्र में आती है तो ये बात अत्यधिक हाईलाइट की हुई थी कि भारत में किसी विश्वविद्यालय के द्वारा या विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थान के द्वारा ऐसा पहला कैंपस खोला गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इससे पहले भी जो वैश्विक विश्वविद्यालय रहे हैं उन्होंने भारत में अपना कैंपस खोला है। लेकिन नई बात सिर्फ इतनी है कि 2023 में यूजीसी के द्वारा कुछ विनियम जारी किए गए जिनका नाम है भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के कैंपस की स्थापना और संचालन के लिए विनियम 2023। तो इन विनियमों के तहत इस कैंपस की जो है शुरुआत की गई है। तो ये अपने आप में पहला कदम है। इससे पहले यहां पर दिया भी गया है कि ऑस्ट्रेलिया की डिकीन यूनिवर्सिटी और वोलेंगोग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोला था और इस कैंपस के लिए मंजूरी मिली थी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA के द्वारा। तो सबसे पहले इस खबर में ये जानना है कि किस विश्वविद्यालय ने अपना कैंपस खोला, किन नियमों के तहत कैंपस खोला, और इससे पहले भी क्या किसी वैश्विक विश्वविद्यालय ने भारत में कैंपस खोला है, और अब जो कैंपस खोला गया है वो चर्चा में क्यों है, यानी उसमें प्रमुख बात क्या है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए जो विनियम 2023 है उनको जानना कि आखिर ये रूल्स क्या करते हैं। तो इन रूल्स का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी 2020, हमारी शिक्षा नीति इस बात पर बल देती है कि जो विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थान है उन्हें भारत में प्रवेश मिले और प्रवेश मिलने का जो तरीका है वो सरल या सुगम हो। तो इस बात को एंश्योर करने का कार्य करते हैं भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण स्थानों की कैंपस की स्थापना और संचालन से जुड़े हुए विनियम 2023। इसके अलावा ये विनियम क्या कहते हैं कि भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए कौन से शिक्षण संस्थान पात्र हैं? तो वो संस्थान जो विश्व के 500 विश्वविद्यालयों में से, सिर्फ 500 विश्वविद्यालयों में से हैं, और इन 500 में कोई समग्र ओवरऑल भी परफॉर्मेंस वाइज टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में हो सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक या विषयवार रैंकिंग के आधार पर भी वो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा विश्वविद्यालय जिसका किसी क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण योगदान है, असाधारण विशेषज्ञता रखते हैं, उनको अनुमति मिलेगी कि वो भारत में अपना कैंपस खोल सकते हैं। तो ये नियम बताते हैं कि उद्देश्य क्या है, पात्रता क्या होगी, और साथ ही ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को लेकर क्या अनुमति है। तो हम देखते हैं कि ये ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को कोई ज्यादा अनुमति नहीं देते। यहां पर क्या कहा गया है कि आपका जो भी कोर्स आप दे रहे हैं, कार्यक्रम की कुल आवश्यकता की अधिकतम 10% ही जो है कक्षाएं
ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जा सकती हैं, उससे ज्यादा की अनुमति नहीं है। तो यानी यूजीसी द्वारा जो विनियम 2023 जारी किए गए उनमें क्लियरली बताया गया है कि नियम हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा करते हैं। इसमें पात्रता की भी बात की गई है और इसमें यह भी बात की गई है कि अगर कोई वैश्विक शिक्षण संस्थान अपना कोई कैंपस भारत में खोलती है तो उसमें ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को लेकर व्यवस्था क्या रहेगी। अब ये तो थे विनिमय के बारे में बातें, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि यदि इस प्रकार के विदेशी कैंपस भारत में खुलते हैं तो भारत के समक्ष क्या अवसर होंगे और क्या जुड़ी हुई चिंताएं हैं। तो अगर अवसर की बात करें तो सबसे पहला अवसर जो हम सभी समझते हैं वो क्या है कि वैश्विक डिग्रियां हमें अपने देश में ही यानी स्थानीय स्तर पर ही मिल जाएगी। भारत का जो युवा वर्ग है या जो हमारा ब्रेन वर्ग है ना, वो इन डिग्रियों को प्राप्त करने के लिए भारत से बाहर जा रहा था, जिसे हम ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन के नाम से जानते थे। इसे रोकने में मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी के कैंपस अगर भारत में स्थापित होंगे तो भारत के लोग यहीं पर उन कैंपस से अध्ययन कर सकते हैं, तो ब्रेन ड्रेन रुकने की संभावना होगी। दूसरा, भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थान और वैश्विक उच्चतर शिक्षण संस्थान अगर साथ मिलते हैं, R&D करते हैं, तो उससे R&D बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा, इसकी भी संभावना बनती है। साथ ही कौशल विकास और रोजगार क्षमताओं में भी योगदान। क्यों? अगर वैश्विक विश्वविद्यालयों के कैंपस हमारे यहाँ होंगे, उस स्तर का अध्ययन होगा, है ना, प्रोग्राम उस अनुरूप मिलेंगे, तो इससे स्किल बढ़ेगी और हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनमें रोजगारशीलता बढ़ेगी। ना सिर्फ भारत के संदर्भ में बल्कि विश्व में जाकर भी वो काम कर पाए, इस प्रकार की स्किल वो एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसके लाभ ही नहीं है, कुछ चिंताएं भी देखने को मिलती है। सबसे बड़ी चिंता है सांस्कृतिक और संचालन से जुड़ी हुई भिन्नताएं। अब जो वैश्विक संस्थान है जहां पर वो कार्य कर रही थी, वहां की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भारत से अलग है। तो क्या वो भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप ढल पाएंगे? क्या वो हमारे स्थानीय मूल्यों को समझ पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा वित्तीय व्यवहारिता भी है कि जिस मूल्य में अपने वो कोर्स प्रोवाइड करेंगे, क्या हमारे लोग उस फीस में उन कोर्सेज को खरीद सकते हैं? तो ये भी एक चिंता की बात है। और साथ ही बहुत सारी कानूनी और जो है रेगुलेशन के स्तर पर भी जटिलताएं हमें देखने को मिल सकती। जैसे कैंपस स्थापित होगा तो भूमि अधिग्रहण, भारत के श्रम कानूनों का अनुपालन करना होगा, हमारे यहाँ के बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़ी हुई जो जटिलताएं हैं उनका भी सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के अगर कैंपस यानी उच्च शिक्षण संस्थान जो वैश्विक स्तर पर कार्य कर रही हैं, उनके कैंपस अगर भारत में आते हैं तो निसंदेह अनेक अवसर पैदा करते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ चिंताएं भी हैं। तो ये था आज का पहला प्रमुख न्यूज आर्टिकल। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दूसरे प्रमुख न्यूज आर्टिकल की, जो जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से। सबसे पहले कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी, इसलिए ये योजना चर्चा में बनी हुई है। क्या बताया गया है कि ये योजना क्या है? ये योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से प्रेरित। आपको याद होगा पहले भी न्यूज टुडे में हम आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात कर चुके हैं। हमने देखा था कि सरकार के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को जो है इंटीग्रेट करने की, एकीकृत करने की कोशिश की गई इन सारे प्रोग्राम को, ताकि बेहतर आउटकम प्राप्त हो पाए। तो उस समय हमने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की चर्चा की थी। तो जो नई योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये योजना भी किससे प्रेरित है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। बस अंतर क्या है कि ये योजना यानी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना डेडिकेटेडली किससे जुड़ी हुई है? ये विशेष रूप से कृषि, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज, है ना, या संबंध क्षेत्र। एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में क्या है? पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन, बागवानी, ये सब क्या है? अलाइड एक्टिविटी।
अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये कैसे इंस्पायर है आकांक्षी जिला कार्यक्रम से। अब मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाऊंगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम हमने देखा कि यह कार्यक्रम शुरू होता है 2018 में। उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि भारत की जो सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जिले हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उन जिलों की स्थिति में सुधार की दिशा में कोशिश करना। इसी क्रम में हमने 112 सबसे पिछड़े जिलों को आइडेंटिफाई किया और इन जिलों में स्वास्थ्य के संदर्भ में, पोषण के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, कृषि एवं जल संसाधन के संदर्भ में, अवसंरचना इत्यादि के संदर्भ में प्रगति करके इनकी स्थिति को सुधारने की कोशिश की। ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, ये 3 बातों पर ध्यान देता था। पहली बात है कि कन्वर्जेंस होना चाहिए, दूसरी बात कोलैबोरेशन होना चाहिए और तीसरी बात कंपटीशन होना चाहिए। जहां बात है कन्वर्जेंस की, तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो चिन्हित या आइडेंटिफाई किए गए 112 जिले हैं, इन जिलों में जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं केंद्र या राज्य के स्तर पर, उन योजनाओं को हम कन्वर्जेंस करेंगे, यानी उनमें समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन योजनाओं की देखभाल करने वाली जो एजेंसीज हैं, उनके बीच कोलैबोरेशन या उनके बीच सहयोग होना जरूरी है ताकि आउटकम बेहतर से बेहतर हो पाए। साथ ही इस प्रोग्राम में हमने कुछ इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए। उन संकेतकों के आधार पर जिलों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा, उन्हें रैंक दी जाएगी ताकि जिलों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिले और अपनी स्थिति में सुधार करने की प्रेरणा मिले। तो ये था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब इसी प्रोग्राम से मोटिवेशन लेते हुए, प्रोत्साहन लेते हुए हमने एक और कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके चलते आज हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अब ये प्रोग्राम कैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम से मोटिवेशन ले रहा है? तो सीधी सी बात है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में हमने अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। यहां भी हम कृषि के मामले में या कृषि एवं अलाइड एक्टिविटीज के मामले में तुलनात्मक रूप से जो कम विकसित या कम अच्छा प्रदर्शन करने वाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आपके यहाँ उत्पादकता कम है, प्रति हेक्टेयर उपज कम है, फसल गहनता कम है, कृषि तक वित्त की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पा रही, ये सारे पैरामीटर्स हम उठाएंगे और इनके आधार पर जो निम्नतर प्रदर्शन वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उन डिस्ट्रिक्ट्स में हम वही कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस और कंपटीशन के माध्यम से स्थिति सही करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल हम इस प्रोग्राम में भी जिलों को आइडेंटिफाई करेंगे, कोलैबोरेशन, कन्वर्जेंस और कंपटीशन यानी CCC वाले फॉर्मूला से चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये प्रोग्राम जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। बस अंतर क्या है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम बहुत सारे जो है पैमाने हैं उन पर काम करता है, हेल्थ, एजुकेशन सबको लेकर, और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सिर्फ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पर काम करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर इस स्कीम के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले स्कीम का मोटा मोटा ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं एक एक फीचर्स को, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। स्कीम की अवधि क्या होगी? 6 वर्ष। स्कीम शुरू कब हो रही है? 25 और 26 से। सरकार ने जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 112 जिलों को आइडेंटिफाई किया, यहां पर कितने जिले हैं? 100 जिलों को लक्षित किया जाएगा। अच्छा, फोकस क्या रहेगा इसमें? फोकस क्या रहेगा कि जो कम प्रदर्शन करने वाले जिले हैं कृषि और अलाइड एक्टिविटीज के मामले में, उनकी स्थिति में सुधार लाया जाए। इस हेतु प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को शुरू किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए अब कुछ और विशेषताएं इस योजना की देख लेते हैं। समन्वय, जो अभी मैंने बताया था, जो हम आकांक्षी जिला कार्यक्रम में भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी 11 विभागों के तहत जो 36 मौजूदा योजनाएं हैं, है ना, जिसमें राज्यों की अन्य योजनाएं भी हैं, निजी क्षेत्र की स्थानीय भागीदारी, सब चीजों के संदर्भ में कन्वर्जेंस पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें जो जिलों का चयन किया जाएगा कि कौन से जिले होंगे जिनमें ये स्कीम लागू होगी, तो किस आधार पर, जिलों की उत्पादकता कितनी है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितनी, अगर कम है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा।
फसल गहनता कितनी है, क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है, और ऋण वितरण के मामले में राज्यों की स्थिति क्या है, ये सारे पैमाने रहेंगे जिसके आधार पर जो है जिलों का चयन किया जाएगा। और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे जिलों की संख्या कितनी होगी, तो नियम कहते हैं कि कम से कम एक जिले का चयन तो प्रत्येक राज्य से किया जाएगा। अब टोटल कितने जिलों का चयन होगा या डिपेंड करेगा कि वहां का निवल फसल क्षेत्र कितना है और परिचालन जोत की स्थिति क्या है। अब यहां पर हमने कुछ टर्म्स देखी। आपने सबसे पहले देखा होगा फसल गहनता, तो किसे कहा जाता है, फसल गहनता। साथ ही आगे एक टर्म आपके सामने है जिसे कहा गया है निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र, तो किसे कहा जाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। देखिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए एक एक्स किसान है और उस एक्स किसान के पास 1 एकड़ जमीन है, तो ये 1 एकड़ जमीन है जिस पर एक्स किसान खेती कर रहा है, तो ये 1 एकड़ जमीन उसका क्या हो गया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में नेट सोन एरिया के नाम से जाना जाता है। अब जरा सोचिए कि ये एक्स किसान इस 1 एकड़ जमीन पर रबी के सीजन में पूरी 1 एकड़ जमीन पर खेती करता है, अच्छा खरीफ के सीजन में आधा एकड़ जमीन को छोड़ देता है और आधा एकड़ जमीन पर वो खेती करता है। यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो 1 एकड़ ही था, लेकिन एक अगर कृषि वर्ष की बात करें तो उस एक कृषि वर्ष में इस एक्स किसान ने 1.5 एकड़ जमीन पर खेती की है। यानी एक ही भूभाग को वर्ष में 1 से अधिक बार खेती के तहत इस्तेमाल किया गया है। तो जो आपका कुल क्षेत्र है, भूभाग है जिस पर आप खेती कर रहे हो, उसे क्या कहा जाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। और कितनी बार उस पर फसल प्राप्त करने की कोशिश की और अलग अलग बार कितने भूभाग के हिस्से पर, पूरे पर या कम प्रतिशत पर आपने फसल प्राप्त करने की कोशिश की, अगर उसे जोड़ दिया जाए तो जैसे पहले था 1 एकड़, दूसरे फसल सीजन में आधा एकड़, तो कुल कितना हो गया, 1.5 एकड़। तो 1.5 एकड़ ये उसका क्या हो गया, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। और जब हम शुद्ध बोए गया क्षेत्र, शुद्ध बोए गए क्षेत्र के सापेक्ष किसको देखें, सकल फसली क्षेत्र यानी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि फसल गहनता कितनी है। तो यहां पर जरा सोचिए कि 1.5 एकड़ सकल फसली क्षेत्र था, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 1 एकड़ था, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, 150%, यानी फसल गहनता कितनी है, 150 है। तो आप यहां देख रहे हैं कि जिलों का चयन किस आधार पर किया जाएगा कि फसल गहनता कितनी है। यानी कुछ जिले ऐसे होंगे जहां वर्ष में जो बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, उसमें वर्ष में जो है 1 बार ही प्रमुखतः फसल प्राप्त की जा रही है, उससे ज्यादा नहीं की जा रही। यानी वहां पर फसल गहनता बढ़ाने की संभावना है, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, कृषि और किसान लाभान्वित होंगे। तो इन सारे बातों पर ध्यान देकर कौन से जिले होंगे जो इस कार्यक्रम के लिए एलिजिबल होंगे, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और एक और बात, वर्तमान में अगर संपूर्ण भारत के स्तर पर बात की जाए तो भारत में औसतन फसल गहनता कितनी है, 155% के आसपास। यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र से 55% अधिक क्षेत्र पर हम खेती कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही भूभाग को वर्ष में 1 से अधिक बार खेती प्रक्रिया के तहत लाया जा रहा है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं इस योजना की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर गवर्नेंस और निगरानी को लेकर ये स्कीम क्या कहती है। तो इसमें प्रभावी योजना निर्माण और क्रियान्वयन होगा, और निगरानी के लिए आप देखोगे जिला, राज्य और राष्ट्र के स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। अच्छा, एक जिला के लिए समर्पित योजना कौन बनाएगी, तो प्रत्येक जिले में एक धन धान्य समिति होगी, उसके द्वारा उस जिले की समर्पित योजना बनाई जाएगी। और ये योजना बनाई जाएगी तो उसमें लक्ष्य
कौन से रहेंगे जिन्हें प्राप्त करना है? तो लक्ष्य रहेंगे कि हमें उस जिले में फसल विविधीकरण को बढ़ाना, यानी एक ही प्रकार की फसलों की खेती ना हो, जल और मृदा का संरक्षण भी करना है, कृषि में आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश करनी है और साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती का भी विस्तार करना है। प्राकृतिक और जैविक खेती उस खेती को कहा जाता है जिसमें आप देखोगे कृत्रिम रसायन, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि का इस्तेमाल ना हो, या किसी भी प्रकार के संश्लेषित जो हार्मोन्स होते हैं इन सब का इस्तेमाल ना करके प्राकृतिक और जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करके फसल प्राप्त करने की कोशिश की जाए। तो जो भी योजना बनाई जाएगी, अभी जो हमने लक्ष्य देखे उन लक्ष्यों के अनुरूप उस योजना को तैयार करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही अब जिलों के लिए हमने स्कीम तो शुरू की, लेकिन जिलों का प्रदर्शन कैसा है इसका भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो राज्यों की प्रगति की निगरानी के लिए 117 प्रमुख जो है प्रदर्शक संकेतक निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर इस स्कीम के संदर्भ में जिले की प्रगति क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और नीति आयोग जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन का कार्य करेगा। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इसके उद्देश्य क्या है, तो ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। दीर्घकालिक और अल्पकालिक कृषि क्षेत्र हेतु दोनों प्रकार के ऋण या वित्त की उपलब्धता हम बढ़ा पाए, साथ ही कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर पाए, कृषि क्षेत्र हेतु सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था हम कर पाए, फसल विविधीकरण और जो भी कृषि हो वो सस्टेनेबल हो, इस बात पर भी हम ध्यान देंगे। यानी कृषि में संसाधनों का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाए कि कृषि पारितंत्र नकारात्मक ढंग से प्रभावित ना हो। और साथ ही पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल की कटाई उपरांत भंडारण क्षमता में, स्टोरेज कैपेसिटी में वृद्धि करने पर भी हम ध्यान देंगे, ताकि फसल कटाई उपरांत होने वाली क्षति को कम किया जा सके और किसानों द्वारा फसल कटाई के उपरांत तेजी से उसे बाजार में बेचने की जो कोशिश होती है, जिसके चलते बाजार में उस समय जो मूल्य चल रहा होता है उस पर किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ती, इसे कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। क्यों? क्योंकि भंडारण सुविधाएं नहीं है, जिनके अभाव में किसान अपनी फसल को होल्ड करके नहीं रख पाते। तो इन समस्याओं को दूर किया जा सके, इस हेतु भंडारण क्षमता का विकास। तो ये है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये किस योजना से प्रेरित है? तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, बिल्कुल वही मॉडल है जो इस स्कीम में भी लागू होगा। अंतर क्या है कि ये स्कीम डेडिकेटेडली एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। बाकी इसके फीचर्स क्या है, उद्देश्य क्या है, वो हमने देख ली है। स्कीम आधारित प्रश्न प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है, तो जो जानकारी है उस पर ध्यान देंगे। मेंस में अगर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न बने जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स की कोई पॉसिबिलिटी हो, तब आप इस स्कीम को कोट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट किस दिशा में कोशिश कर रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर को। आज की तीसरी प्रमुख खबर जुड़ी हुई है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, या जिसे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। ये चर्चा में क्यों है? कारण क्या है कि इस थेरेपी को लेकर या एमआरटी या माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट को लेकर एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया। ये क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा, जिसके चलते ये थेरेपी या फिर ये ट्रीटमेंट चर्चा में बना हुआ है। अब ये क्लिनिकल ट्रायल आखिर किस प्रकार का था, किस बारे में था, यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियां सामान्यतः बच्चों को अपनी मां से विरासत में मिलती हैं। तो एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया। क्लिनिकल ट्रायल किसके संदर्भ में था? ऐसे मामलों से जुड़ा हुआ था जहां माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों का उच्च जोखिम था। तो ऐसे जोखिम वाले केसेस में माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। थेरेपी का इस्तेमाल करके बच्चों को जन्म सफलतापूर्वक देने की कोशिश की गई और ये क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा, जिसके चलते एमआरटी थेरेपी या ट्रीटमेंट चर्चा में बना हुआ है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल रोग आखिर होते क्या हैं, लेकिन उन्हें जानने से पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या है इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम सभी ने पढ़ा है।
है ना। जब हम बेसिक जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसमें भी जब हम सेल संरचना का अध्ययन करते हैं तो सेल संरचना या कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये दो मेम्ब्रेन संरचना होती है, एक है इसकी आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी है उसकी इनर मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया आखिर करता क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रमुख कार्य है वो यह है कि ये कोशिकाओं के लिए, सेल के लिए ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य करता है और ये हमारे शरीर की लगभग प्रत्येक कोशिका में मौजूद होता है। और कोशिकाओं के लिए किसका उत्पादन करता है? ये ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? ये न्यूट्रिएंट्स को एटीपी में कन्वर्ट करता है और इसी को सेल की ऊर्जा या कोशिकीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब एक और बात रोचक है माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में कि माइटोकॉन्ड्रियल का अपना डीएनए होता है जो कोशिका के न्यूक्लियर डीएनए से अलग होता है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ये ऊर्जा उत्पादन करने में मददगार होता है, लेकिन इसका व्यक्ति के शरीर की बनावट पर कोई असर दिखाई नहीं देता। अब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, क्या उसका योगदान है सेल संरचना में, क्या वो कार्य करता है। अब हम बात करते हैं आखिर माइटोकॉन्ड्रियल रोग क्या होते हैं। तो किसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रोग? जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं करे, उसके चलते जो वो सेल के लिए ऊर्जा उत्पादन करता था उस ऊर्जा का उत्पादन प्रभावित हो जाता है, जिससे आपकी सेल या कोशिकाओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है और उससे कई बार कुछ या कई बार अधिक मात्रा में कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है और व्यक्ति की जो अंग प्रणाली है उसका जो कार्य है वो भी प्रभावित हो जाता है। तो इसी को हम माइटोकॉन्ड्रियल रोग के नाम से जानते हैं। और जैसा कि अभी बताया था, माइटोकॉन्ड्रियल रोग जो है माता से बच्चों को विरासत में मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और माइटोकॉन्ड्रियल रोग क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या है? ऊर्जा का उत्पादन। जब वो यह कार्य सही से ना कर पाए, ऊर्जा अगर सेल्स को नहीं मिल पाए तो उससे सेल्स की जो कार्य व्यवस्था है वो प्रभावित होती है। इसी को हम माइटोकॉन्ड्रियल रोग के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्लिनिकल ट्रायल जो किया गया उसमें एमआरटी का इस्तेमाल किया गया है या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। आखिर ये थेरेपी है क्या? तो ये थेरेपी कुछ और नहीं बल्कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, उसका एक नया रूप है। इसमें सिंपली क्या जाता है कि अभी हमने बताया माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज माता से किसमें? बच्चे में जाती है, माता से बच्चों को विरासत में मिलती है। तो अगर किसी महिला का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है अगर ये दोषपूर्ण है तो इसे एक डोनर महिला के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो अर्थात इसमें क्या क्या शामिल होगा? देखिए, बच्चे का जो जन्म होगा उसमें कौन कौन से डीएनए आएंगे। एक पुरुष और महिला जो संतान चाह रहे हैं उनका तो होगा न्यूक्लियर डीएनए, जो प्रमुख होता है, आपकी बनावट इत्यादि को निर्धारित करता है कौन न्यूक्लियर डीएनए। लेकिन जरा सोचिए, यहां पर जो महिला थी उसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अच्छा नहीं था, तो जो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इसे रिप्लेस कर दिया जाता है डोनर महिला के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के द्वारा। यानी इस प्रकार की थेरेपी जिसे हम एमआरटी थेरेपी कह रहे हैं, इससे जिन बच्चों का जन्म होता है उसमें 3 व्यक्तियों का डीएनए शामिल होता है। एक तो जो संतान की चाह रखने वाले माता पिता हैं उनका न्यूक्लियर डीएनए और एक जो डोनर है उसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसी कारण से इसे 3 पेरेंट बेबी भी कहा जाता है। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार की तकनीक होती हैं, तो जो 2 प्रमुख तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, एक तकनीक का नाम है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर और दूसरी तकनीक का नाम है मैटरनल स्पिंडल्स ट्रांसफर। अब हम देखते हैं कि आखिर दोनों तकनीक में अंतर क्या है। पहले बात करते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की। देखिए, इसमें प्रक्रिया जो है वो एग के फर्टिलाइजर या फर्टिलाइज होने के बाद होती है। इसका
अर्थ क्या है कि देखिए, माता पिता के जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनसे हम क्या करते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, उसे निकाल लेते हैं। तो माता पिता का जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, उससे हम जेनेटिक मटेरियल को निकालते हैं और उस जेनेटिक मटेरियल को, जिस डोनर महिला की हम अभी बात कर रहे थे, तो जो डोनर है, डोनर का स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो अंडाणु है उसमें इस जेनेटिक मटेरियल को डाल देते हैं। तो इसका मतलब एक ऐसा भ्रूण बनता है जिसमें माता पिता का डीएनए और जो डोनर है उसका हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इस प्रकार से जो व्यवस्था बनती है उसमें दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया के 5% से भी कम हिस्से के आगे ट्रांसफर या अंतरित होने की संभावना बनती है। तो इससे संभावना बनेगी कि जिन महिलाओं का माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए दोषपूर्ण था उनसे भी ऐसे बच्चों का जन्म हो जो माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीज हैं उनसे मुक्त हो पाए। तो पहला जो मेथड है उसमें कुछ और नहीं, जब आपका एग फर्टिलाइज हो गया उससे जेनेटिक मटेरियल निकाला और फिर उसे जो स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वाला अंडाणु था डोनर का उसमें डाल दिया, यानी ये प्रक्रिया संपादित होती है एग के फर्टिलाइज होने के बाद। दूसरी प्रक्रिया है मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर। ये प्रक्रिया संपादित होती है एग के फर्टिलाइज होने से पहले। मुख्य अंतर ये, इसमें क्या किया जाता है, माता का भी अंडाणु है, एग है, उससे हम जेनेटिक मटेरियल निकाल लेते हैं। अभी हमने एग को फर्टिलाइज नहीं किया है, शुक्राणु से महिला का एग नहीं मिला है, उससे पहले ही हम जेनेटिक मटेरियल को निकालकर डोनर का जो स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वाला अंडाणु है उसमें डाल देते हैं और उसके बाद नए अंडाणु को पिता के शुक्राणु से फर्टिलाइज किया जाता है। यानी यहां पर यह प्रक्रिया एग के फर्टिलाइजर या फर्टाइल होने से पहले हो गई और यहाँ पर ये प्रक्रिया बाद में संपादित होती है। यही दोनों प्रक्रियाओं में अंतर है। यह विधि अधिक सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि इसमें दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया के अंतरित होने का खतरा इस मेथड यानी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर मेथड से भी कम हो जाता है। तो दोनों प्रकार के मेथड हैं। एग के फर्टिलाइज होने से पहले भी किया जा सकता है जिसे मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर कहा जाता है, और एग के फर्टिलाइज होने के बाद भी इस प्रक्रिया को किया जा सकता है जिसे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है। अब ये काफी बड़ी अचीवमेंट है, तो साइंस और टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीलिम्स में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न बनने की संभावना बनती है। तो इस जानकारी को अच्छे से प्रोसेस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर जो जुड़ी हुई है हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ से। आखिर क्यों ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड चर्चा में है? कारण क्या है कि केंद्रीय जल आयोग ने एनजीटी को भारत में हिमनदीय झीलों के फैलाव क्षेत्र के बारे में जानकारी दी, जिसके चलते पूरा न्यूज आर्टिकल चर्चा में आ गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? 2024 नवंबर के आसपास एनजीटी के द्वारा सरकार और सरकारी एजेंसीज को एक नोटिस जारी किया जाता है। यह नोटिस ऐसे मामले के चलते था जिस मामले को एनजीटी ने स्यू मोटो यानी स्व संज्ञान में लिया। क्यों संज्ञान में लिया मामला? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट आ रही थी कि भारत में एक दशक में ग्लेशियल लेक्स जो हैं वो 11% तक विस्तारित हो चुकी हैं, जिनसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी जो हिमानी झील हैं उनके फटने से बाढ़ का खतरा बन रहा है। तो ऐसे मामले में स्व मोटो या स्व संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने केंद्र सरकार और उसकी एजेंसीज को नोटिस जारी किया, जिसके चलते अब सेंट्रल वाटर कमीशन या केंद्रीय जल आयोग ने एनजीटी को ये बताने की कोशिश की है, इस प्रकार की जानकारी देखने की कोशिश की है कि भारत में आखिर हिमनदीय झीलों के फैलाव की स्थिति क्या है। हिमनदीय झीलों के फैलाव का अर्थ क्या हुआ? अगर झीलों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, वो विस्तारित हो रही हैं, तो इसे हम कहेंगे कि हिमनदीय झीलों में फैलाव की स्थिति है। अब आंकड़े क्या कहते हैं, क्या सूचना सीडब्ल्यूसी ने एनजीटी को दी? तो सीडब्ल्यूसी की जो रिपोर्ट है वो प्रमुखतः 100 हिमनदीय झीलों पर केंद्रित है। वो कौन सी झील हैं? जिनका क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से अधिक है। इन्होंने कहा कि इन 100 हिमनदीय झीलों में से 34 झीलों में क्षेत्रफल में फैलाव देखने को मिला है, लेकिन 20 झीलों में
जो है घटने की प्रवृत्ति देखी है, क्षेत्रफल संकुचित होने की प्रवृत्ति भी देखी गई है। 44 झीलों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है और 2 झीलों का एनालिसिस हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार की जानकारी सीडब्ल्यूसी के द्वारा एनजीटी को दी गई, जिसके चलते ये पूरा मामला चर्चा में रहा। बाकी सेंट्रल वाटर कमीशन यानी सीडब्ल्यूसी के द्वारा देश के विविध राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें 902 यानी 900 प्लस जो हिमनद झील और जल निकाय हैं उनकी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से निगरानी की जाती है। और प्रमुखतः जो है हमारा एक कार्यक्रम है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जिसे राष्ट्रीय ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। कार्यक्रम की अवधि है 21 से 26। इसके तहत 90 जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग आधारित परियोजना है उनके अध्ययन को स्वीकृति भी दी गई है। तो ये एक परियोजना है, परियोजना में 90 ऐसी झील जहां ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग की संभावना है उनके अध्ययन को मंजूरी दी गई है। और यह परियोजना 4 राज्यों में लागू की जा रही है। और ये राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। तो ये जानकारी भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब ये मामला चर्चा में आया तो इस कार्यक्रम के बारे में जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि हिमनदीय झील के टूटने से या फटने से उत्पन्न बाढ़ आखिर होती क्या है, कंसेप्ट्स क्या है। तो सबसे पहले हिमनदीय झील है जिसे अंग्रेजी में हम ग्लेशियर लेक के नाम से जानते हैं। ये लेक्स कौन सी लेक्स होती हैं? देखिए, हिमनदों का जल पिघलता है और प्रमुखतः उनके आधार क्षेत्र के आसपास वो एकत्रित हो जाता है। तो हिमनदों का जल पिघलने से बनी झीलों को हम किस नाम से जानते हैं? हिमनदीय झील के नाम से जानते हैं। तो झील तो बन गई। अब ये ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग यानी हिमनदीय झीलों के टूटने या फटने से उत्पन्न बाढ़ क्या है? एक झील है। झील के आसपास हम देखते हैं कि उस जल को रोकने के लिए कुछ प्राकृतिक तटबंध बने होते हैं। जैसे अगर हिमनदीय झीलों की बात की जाए तो वहां पर हिमोड होता है, यानी हिमनदों द्वारा निक्षेपित पदार्थ होते हैं जिन्हें हम हिमोड कहते हैं। ये हिमोड उस झील के जल को बांध के रखने की कोशिश करते, उसके लिए प्राकृतिक तटबंध का कार्य करते हैं। अब जरा सोचिए, किसी कारण से उस झील में जल की मात्रा बढ़ जाए या फिर हिमोड के द्वारा जो प्राकृतिक तटबंध बनाए गए थे वो ध्वस्त हो जाएं, तो झील का जल आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। इसी परिघटना को ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग के नाम से जाना जाता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे यहाँ 2023 में सिक्किम में दक्षिण में लोहनक झील है ना, ये ग्लेशियर लेक है। इसके टूटने से ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग की परिघटना हुई और इससे सिक्किम में तिस्ता 3 बांध को भी भारी नुकसान पहुंचाया। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मेंस में जब आंसर राइटिंग करें, जब ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग पर प्रश्न आए तो कुछ अच्छे उदाहरण आपके पास होने चाहिए। अब अगला प्रश्न ये है कि हमने ये देख लिया हिमानी झील क्या है, ग्लेशियर लेक क्या है, हमने ये भी देख लिया ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग क्या है, हमने उदाहरण भी देख लिया। अब अगला बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये टूटने से या हिमनदीय झील टूटने से बाढ़ जो उत्पन्न होती है उसके मामले में स्थिति क्या है। तो भौगोलिक विस्तार कहा है, जहां जहां हम देखेंगे हिमनद है वहां वहां पर ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग की संभावना बनेगी। जैसे हिमालय, एंडीज, आल्प्स पर्वत इत्यादि हैं। अच्छा, इसका प्रभाव क्या होता है? जब भी ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग होगी तो बाढ़ है, बाढ़ होगी तो संरचना को हानि पहुंचाएगी, जन माल को हानि पहुंचाएगी। तो ये सारा नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग का उत्प्रेरक क्या है। देखिए, अगर मैं तात्कालिक उत्प्रेरक की बात करूं तो हमने देखा था कि हिमनदीय जो झील है उसमें जल को झील में रखने का कार्य करते हैं प्राकृतिक तटबंध या हिमोड
जो प्राकृतिक तटबंध बनाते हैं वो। तो अगर किसी कारण से जल उस प्राकृतिक तटबंध को तोड़कर उससे परे निकल जाए तो वो ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग का कारण बनता है। लेकिन ये तात्कालिक कारक है जो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हो जाती है। देखिए, सबसे पहला और प्रमुख कारण यहां पर बताया है ग्लेशियल सर्जिंग, यानी हिमनद का तेजी से आगे बढ़ना। हमें पता है जब हम बेसिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हिमनद धीमी गति से आगे बढ़ते रहते, लेकिन कई बार जितनी उनकी गति सामान्यतः अनुमानित होती है उससे तेज गति से हिमनद आगे बढ़ने लगते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आधार पर फ्रिक्शन का कम होना, सब कारण हो सकते हैं जिससे कि हम क्या देखते हैं कि ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग की संभावना बन जाती है। जैसे कि हमें इस प्रकार की गति कहां देखने को मिलती है, गिल्की ग्लेशियर अलास्का में देखने को मिल रही है। जब इस तेज गति से ग्लेशियर आगे बढ़ते हैं तो सीधी सी बात है जो झील अवसंरचना है उसको प्रभावित करते हैं, तो आउटब्रस्ट फ्लडिंग की संभावना बनती है। अच्छा, ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे हट रहे, ये तो सभी ने सुना होगा। इसका अर्थ क्या है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनका क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के चलते जब ये ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं तो सीधी सी बात है जल अधिक मिल रहा है और ये जल झीलों तक पहुंच रहा है। झीलों की जो वहन क्षमता है उससे अधिक जल अगर हो जाता है तो वो हिमोड़ तटबंध जो बने हुए हैं उनको तोड़कर बाहर निकल जाता है और बाढ़ का कारण बन जाता है। तो मोरेन बांध या जो हिमोड़ बांध है उनका टूटना इसका प्रमुख कारण होता है। जैसे अभी हमने लोहनक झील सिक्किम के संदर्भ में देखा। लेकिन ये बांध क्यों टूटते हैं? ये बांध टूट सकते हैं ग्लेशियर के आगे बढ़ने से, ये बांध टूट सकते हैं ग्लेशियर के पीछे जाने से, रिट्रीट होने से। भूकंपीय गतिविधियां भी कई बार हिमनदों की संरचना में अस्थिरता ला देती हैं, वो भी ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग का कारण बन सकती है। और मानवीय हस्तक्षेप तो एक कारण है ही है। आप देखोगे अनियोजित विकास, खनन, वनों की कटाई और क्लाइमेट चेंज की हम बात कर ही चुके हैं। ये सारे कारण हैं जो ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग के पीछे उत्तरदायी हैं। तो ये पूरी जानकारी है जो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग ये आपसे, या ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट ये जो परिघटना है ये आपसे भूगोल में भी पूछी जा सकती है और जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है और रिसेंट जो डेटा है वो भी है जिसे आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें हाईलाइट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज की अगली हमारी खबर जुड़ी हुई है कृषि विपणन और एग्रीकल्चर मार्केटिंग से। अब क्यों चर्चा में है? क्योंकि ओईसीडी एफएओ, ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, एफएओ यूएनए की एक स्पेशल एजेंसी है जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया, उस अध्ययन का नाम है एग्रीकल्चर आउटलुक 2025 से 2034, जिसके चलते एग्रीकल्चर मार्केटिंग चर्चा में रहा है। ये अध्ययन क्या बताता है? ये अध्ययन बताता है कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या विश्व के स्तर पर कृषि आधारित उत्पाद, जिसमें मत्स्य उत्पाद भी शामिल हैं, उनके बाजारों के लिए आगामी 10 सालों में किस प्रकार की संभावनाएं हैं। तो इन सब मामलों में जो संभावनाएं हैं उनकी चर्चा इस अध्ययन में की गई है। तो बाजारों की संभावना क्या है उसकी चर्चा की गई है, तो मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो आउटलुक है या ये जो अध्ययन है आखिर उसमें किस प्रकार के रुझान हमारे सामने रखे गए हैं। सबसे पहला रुझान क्या बताया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वो रुझान है जैव ईंधन के बारे में। यह आउटलुक कहता है कि जैव ईंधन की मांग प्रतिवर्ष 0.9% की वृद्धि के साथ होने का अनुमान है और इसमें अग्रणी की भूमिका या नेतृत्वकारी भूमिका निभाएंगे भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया। अब एक बड़ा प्रश्न, बायोफ्यूल होता क्या है? तो जो बायोलॉजिकल सोर्सेस से हम फ्यूल प्राप्त करते हैं और कम ही टाइम स्पैन में ये फ्यूल हमें मिल जाता है, इसे हम बायोफ्यूल के नाम से जानते हैं। ये क्रॉप से प्राप्त हो सकता है, ये एनिमल से प्राप्त हो सकता है, ये एल्गी या शैवाल इत्यादि से भी प्राप्त हो सकता है। तो पहला अनुमान जैव ईंधन के बारे में है और दूसरा जो प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ पर बताई गई है वो है कपास के बारे में।
ये आउटकम या ये आंकलन कहता है कि वैश्विक स्तर पर कपास के उपयोग में वृद्धि हुई है। भारत के लिए क्या जानना जरूरी है कि इस आउटलुक में बताया गया है कि निकट भविष्य में भारत चीन को पछाड़कर कपास के शीर्ष उत्पादक की स्थिति में पहुंच जाएगा। आपके लिए जानना रोचक होगा कि भारत, अगर हम कपास के तहत क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में ही है। अगर वैश्विक स्तर पर उत्पादन की बात करें तो भारत चीन के बाद उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। और अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करें तो भारत की रैंकिंग काफी नीचे चली जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में कपास की अगर हम बात करें तो भारत 39th पोजीशन पर आता है। तो ये चूंकि कपास इंपॉर्टेंट हो गया तो इससे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको पता होने चाहिए। तो इस संदर्भ में बात की गई है कि भारत की कृषि प्रणालियां ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी कि किसानों द्वारा जो उत्पादित हो रहा है वो कुशलता पूर्वक किसके पास, उपभोक्ता तक पहुंच पाए। तो एक आउटलुक है ओईसीडी एफएओ का, दो प्रमुख ट्रेंड है, जैव ईंधन के बारे में, कपास के बारे में, और साथ ही इस आउटकम या इस आंकलन में बताया गया है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के माध्यम से ही उत्पाद किसानों के फार्म गेट से उपभोक्ताओं तक पहुंच पाते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न कि आखिर कृषि विपणन या एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ ही किसे जाता है? तो फार्म गेट से अंतिम कंज्यूमर तक कृषि उत्पाद जो पहुंचता है इसकी संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, और जहां जहां जो भी मूल्यवर्धन इसमें हो रहा है, जो भी खरीद बिक्री वितरण हो रहा है, जो भी संगठन संस्थान इसमें लगे हुए हैं, सब किसका हिस्सा बनते हैं? सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा बनते हैं। यानी इसमें उन सभी गतिविधियों और संगठनों को शामिल किया जाता है जो कृषि उपज, कच्चे माल या उससे निर्मित उत्पाद जैसे वस्त्र इत्यादि को किसान के खेतों से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर जो परिभाषा उसे सीमित नहीं रखना है। सामान्यतः हम कृषि उत्पादों को बेचने को ही एग्रीकल्चर मार्केटिंग मान लेते हैं, लेकिन फार्म गेट से अंतिम उपभोक्ता तक कृषि उत्पाद पहुंचता है, उसके बीच जो पूरी सप्लाई चेन है वो मिलकर क्या बनाती है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग बनाती है। अब भारत में कृषि बाजार से या एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं? तो सबसे पहला मुद्दा यह है कि भारत में एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, और उसमें भी अगर हम प्रमुख बात करें तो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी, भंडार गृह नहीं है, शीत भंडार गृह नहीं है, जिसके चलते किसानों द्वारा उत्पादित उपज का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। और इसी बात को आंकड़ों के माध्यम से बताया गया है। आंकड़े किसके हैं? अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के आंकड़े क्या कहते हैं कि कटाई उपरांत हमारे यहाँ चूंकि शीत भंडार और परिवहन इत्यादि की सुविधाएं उतनी दुरुस्त नहीं है, तो जिसके चलते फसल कटाई के उपरांत 92,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। तो जब भी आवश्यकता पड़े इस डेटा को हाईलाइट करेंगे, मेंस के प्रश्नों में आप इसे कोट कर सकते हैं। तो सबसे पहली कमजोरी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भंडार गृह नहीं है, परिवहन सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है, जिसके चलते कटाई उपरांत है ना अच्छी खासी वैल्यू की हमारी उपज नष्ट हो जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड बाजार नहीं है। हमारे यहाँ किसान अपने उत्पाद को कहाँ लेकर जाते हैं? प्रमुखतः एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। राज्य सरकारों के द्वारा अपने यहाँ एपीएमसी मंडीज की स्थापना की व्यवस्था की जाती है, नियम भी राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं। केंद्र सरकार सिर्फ मॉडल गाइडलाइन जारी करने का कार्य करती है। तो एक तो ये भी देखा गया है कि एपीएमसी के संदर्भ में राज्यों द्वारा जारी की गई गाइडलाइन या व्यवस्था में एक रूपता नहीं देखने को मिलती। दूसरा, एपीएमसी की स्थापना की गई थी ताकि व्यापारी किसानों का शोषण ना कर पाए, इससे किसानों की रक्षा हो पाए। लेकिन देखा क्या गया कि एपीएमसी मंडी में अलग अलग प्रकार के कार्टेल बन जाते हैं, और जिससे अंततः किसानों के हित प्रभावित हो रहे हैं। तो जो एपीएमसी मंडीज हैं हमारे यहाँ, वो भी उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही, क्योंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है। तो एपीएमसी मंडीज की व्यवस्था कौन करते हैं? राज्य करते हैं। जिस उद्देश्य के साथ इन मंडी की स्थापना की गई थी, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में ये मंडी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। साथ ही एक प्रॉब्लम ये भी है
कि किसानों की बाजार तक बहुत सीमित पहुंच है। जो छोटे किसान हैं, है ना, वो तो बाजार तक पहुंच ही नहीं पाते। वो तो अपने उत्पादों की बिक्री के लिए जो स्थानीय व्यापारी हैं, जिन्हें हम मध्यस्थ भी कह सकते हैं, उन पर निर्भर करते हैं, जिसके चलते उनके लाभ का अच्छा खासा हिस्सा ये बिचौलिए खा लेते हैं और किसानों को कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। जो मंडीज हमने बनाई प्रमुखतः एपीएमसी मंडी, उनकी व्यवस्था में भी हमें सीमितता देखने को मिलती है और छोटे किसान तो मंडी तक पहुंच ही नहीं पाते, बिचौलियों के नेटवर्क में वो फंस जाते हैं। तो ये सारी चिंताएं हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग के संदर्भ में देखने को मिलती हैं। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न कि जब एग्रीकल्चर मार्केटिंग की स्थिति ऐसी है तो क्या सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया? उत्तर है हाँ, सरकार ने अनेक कदम उठाए। जैसे ई नेम आप सभी ने सुना होगा, इलेक्ट्रिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये क्या करती है? जो हमारी भौतिक एपीएमसी मंडी हैं, जिनकी अभी मैंने बात की थी, कौन स्थापित करता है? राज्य। उनको इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करने का काम करती है ताकि एक क्षेत्र के किसान दूसरे क्षेत्र में कृषि उत्पादों का मूल्य क्या है ये जान पाए और उचित मूल्य पर ऑनलाइन अपनी फसल को बेचने में सक्षम हो पाए। तो ई नेम जैसे इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। 10,000 किसान उत्पादन संगठन, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस योजना हम लेकर आए, यानी किसानों को एफपीओ में संगठित करना। जब किसान एक समूह में संगठित हो जाती है तो किसानों की सौदेबाजी शक्ति बढ़ जाती है। तो इस हेतु सरकार 10,000 एफपीओ योजना लेकर आई। इसका उद्देश्य है लघु और सीमांत किसानों को एफपीओ का हिस्सा बनाना ताकि वो बाजार से जुड़ पाएं, अपने हितों को प्रभावी ढंग से सामने रख पाएं, क्योंकि अकेला एक किसान अलग थलग ऐसा करने की स्थिति में नहीं होता। इतना ही नहीं, हम कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना करते हैं। इस कोष के माध्यम से ब्याज अनुदान या वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि विपणन हेतु जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे विकसित करने की कोशिश करते हैं। और उसमें प्रमुख क्या है? गोदाम, शीत श्रृंखलाओं, सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में हम मदद करते हैं। और साथ ही कृषि विपणन अवसंरचना यानी गोदाम, भंडार गृहों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण भंडारण क्षमता में वृद्धि करना। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी स्कीम्स है। आपने सुना होगा पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अधीन विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना हमने शुरू करने की कोशिश की है। तो सरकार ने कृषि विपणन से जुड़े हुए जो मामले हैं उन्हें सही करने, स्थिति में सुधार करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के संदर्भ में भारत की स्थिति उतनी दुरुस्त नहीं है। तो अगर कृषि और किसान दोनों को लाभ देना है और कृषि आधारित उद्योगों की स्थिति भी सही करनी है, क्योंकि वो उद्योग भी कृषि से ही रॉ मटेरियल पर निर्भर करते हैं, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पूरी चर्चा थी ओईसीडी और एफएओ के द्वारा जो आउटलुक 2025-34 प्रस्तुत किया गया उसके संदर्भ में। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ध्यान रहे, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विगत वर्षों में काफी बार यूपीएससी इस टॉपिक से प्रश्न पूछ चुकी है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, स्थिति क्या और एग्रीकल्चर मार्केटिंग अपने आप में क्या है, इन सब के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला और अंतिम प्रमुख आर्टिकल जो जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट चीता से। अब प्रोजेक्ट चीता के बारे में आप सभी ने अनेक बार सुना होगा, क्योंकि कोई नया इनिशिएटिव नहीं है। चर्चा में क्यों है ये मैं बता देती हूँ। चर्चा में क्यों है? क्योंकि गुजरात की बन्नी घास भूमि को साल के अंत तक हम चीता के लिए जो है एक ट्रांसलोकेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए पूरा आर्टिकल चर्चा में रहा। अब ट्रांसलोकेशन या चीता को हम वहां लोकेट कर पाए, इस हेतु हम बन्नी घास भूमि जो कहाँ अवस्थित है, गुजरात में, उसे तैयार कर रहे हैं। तो तैयार करने के लिए क्या किया जाता है? एक तो बाड़े का निर्माण किया जाता है और दूसरा क्या किया जा रहा है? शिकार प्रजातियां, जिन्हें हम अंग्रेजी में प्रे स्पीसीज के नाम से जानते हैं। अब चीता
कुछ प्रजातियों का शिकार बनाएंगे, भरण पोषण करेंगे, तो वो प्रजातियां भी तो वहां होनी चाहिए। इन सब हेतु बन्नी घास भूमि को तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते ये पूरा आर्टिकल चर्चा में रहा। अब यहाँ पर यह भी बताया कि इससे पहले भी आपने चीतों की लोकेशन के संदर्भ में, उनको रीलोकेट करने के संदर्भ में सुना होगा। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में हमने चीतों का स्थानांतरण किया था। साथ ही हमने उन क्षेत्रों को भी, उन लोकेशंस को भी आइडेंटिफाई किया हुआ है जहां भविष्य में हम चीतों की प्रजातियों को जो है डेवलप होने का अवसर दे सकते हैं। जैसे इसमें अन्य स्थान कौन से हैं? छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में तो मैक्सिमम है डुबरी वन्यजीव अभ्यारण्य, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बगदारा वन्यजीव अभ्यारण्य, वीरांगना, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। राजस्थान में क्या है? डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, शाहगढ़ घास के मैदान, तथा उत्तर प्रदेश में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये सारे ऐसे स्थान हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है और भविष्य में चीता बसावट के लिए, चीताओं को यहाँ रिलोकेट करने के लिए इन स्थानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चूंकि वन्य घास भूमि को हम चीता बसावट के लिए तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो बातें जरूरी हो जाती हैं। एक तो ये जानना कि वन्य घास भूमि की स्थिति क्या है, किस प्रकार का हमें यहाँ पर पारितंत्र देखने को मिलता है, और दूसरा प्रोजेक्ट चीता आखिर क्या है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न का उत्तर खोजते हैं कि वन्य घास भूमि आखिर क्या है। तो गुजरात के किस क्षेत्र में स्थित है ये? कच्छ क्षेत्र में स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? लवण सहनशील घास भूमि पारितंत्र है ये। लवण, या आप देखोगे सोल्ट टोलरेंट है ये। इसकी विशेषता क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास भूमि है और इसकी उत्पत्ति विवर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के चलते हुई है। यहाँ की मालधारी जो निवासी हैं वो तो बार बार चर्चा में रहते हैं। उसके अलावा रबारी, मुतावा, मेघवाल जैसी अलग अलग पशुचारक समुदाय हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो बन्नी घास भूमि की क्या विशेषताएं हैं ये जानना जरूरी है। दूसरा प्रश्न मैंने क्या बताया था? प्रोजेक्ट चीता क्या है? बिल्कुल जल्दी 4-5 बातें जिन पर हम ध्यान देंगे। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी 2022 में। क्यों शुरुआत की गई थी? क्योंकि भारत में चीता विलुप्त हो चुका है। अब चीता विलुप्त हो चुका है, हम चाह रहे हैं कि भारत में फिर से चीता आए, तो हमने 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की और इस प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका, ये अफ्रीका के देश हैं, यहाँ के चीते, और यहाँ के चीते कौन से हैं? अफ्रीका चीते। इनको भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हमने स्थानांतरित किया था और यहीं से प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हो जाती है। किसी जंगली और बड़े मांसाहारी जीव का पहला महाद्वीपीय स्थान परिवर्तन था, यानी वो महाद्वीपीय स्थान परिवर्तन मतलब अफ्रीका से कहाँ आते हैं? एशिया आते हैं। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट चीता है इसकी देखरेख का काम किसको दिया गया? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो चलिए पहले देख लेते हैं एनटीसीए ही क्या है। एनटीसीए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत किस प्रकार का निकाय है? ध्यान देना, वैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना एक एक्ट में संशोधन करके की गई थी। एक्ट का नाम क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस एक्ट में संशोधन करके 2006 में एनटीसीए की स्थापना की गई थी। तो इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को देखने का काम करती है एनटीसीए। अच्छा, एनटीसीए ने भी अपने तहत चीता परियोजना संचालन समिति बनाई है। ये समिति, इसका गठन एनटीसीए द्वारा 2023 में प्रोजेक्ट चीता के कार्यान्वयन की देखरेख, मूल्यांकन और सलाह देने के लिए किया गया। तो प्रमुख एजेंसी क्या है? एनटीसीए। एनटीसीए ने प्रोजेक्ट चीता के लिए चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया। एनटीसीए के अधीन ये जो समिति है, ये प्रोजेक्ट चीता के कार्यान्वयन, संचालन, मूल्यांकन की सारी व्यवस्था को देखने का कार्य करती है। अब एक और जरूरी बात है, चीता एज ए स्पीसीज, एज ए प्रजाति क्या स्थिति है? तो हम क्या देखते हैं? चीता दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपायी है। भारत में ये 1952 में विलुप्त होने वाला एक बड़ा मांसाहारी प्राणी रहा। अब यह बिग कैट्स प्रजातियों में शामिल है, जिसमें और प्रजातियां शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर है ना। लेकिन इनके विपरीत चीता की एक विशेषता है कि चीता दहाड़ते नहीं है।
वैश्विक स्तर पर चीते की दो प्रजातियां देखी जाती हैं, एशियाई चीता और अफ्रीकन चीता। अब दोनों का जो आईयूसीएन में स्थिति है वो अलग अलग है। अफ्रीकी चीता की स्थिति में है वनरेबल, यानी इनको इतना खतरा नहीं है, लेकिन एशियाई चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्थिति में है, यानी इनका विलुप्ति का खतरा तुलनात्मक रूप से अधिक है। एशियाई चीते अब कहाँ मिलते हैं? केवल पूर्वी ईरान के शुष्क क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, जबकि अफ्रीकी चीते आपको सामान्यतः संपूर्ण अफ्रीका में देखने को मिल जाते हैं। तो प्रोजेक्ट चीता चर्चा में रहा क्योंकि हम बन्नी घास भूमि जो गुजरात में स्थित है उसको तैयार कर रहे हैं। तो दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे स्थल हैं जिन्हें हम जो है चीता बसावट के तौर पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके साथ प्रोजेक्ट चीता क्या है, चीता प्रजाति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और बन्नी घास भूमि किस प्रकार का जो एक पारितंत्र है, तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। क्योंकि जब इस प्रकार से जो है कोई प्रोजेक्ट या कोई स्पीसीज चर्चा में रहे तो प्रीलिम्स में प्रश्न बनने की संभावना बनती है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संक्षिप्त सुर्खियों को। आज की संक्षिप्त सुर्खियों में पहली सुर्खी जुड़ी हुई है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से। कारण क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का के नजदीक 7.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, और जिस क्षेत्र में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, इसलिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर चर्चा में रही। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को समझने से पहले इसका एक चित्र देखते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये विवर्तनिक तौर पर सक्रिय क्षेत्र है, और यहाँ पर विश्व के सर्वाधिक भूकंप या सक्रिय ज्वालामुखी अनुभव किए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना इस प्रकार है कि यह प्रशांत महासागर के किनारों वाला एक बेल्ट है, जो अभी मैंने बताया, जहां ज्वालामुखी और भूकंप के झटके अनुभव किए जाते हैं। इस बेल्ट में आप देखोगे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया सहित जो है 15 से अधिक देश और एंटार्क्टिका स्थित है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसलिए कहलाता है कि दुनिया के 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं, और सक्रिय ज्वालामुखियों का 75% से अधिक इसी क्षेत्र में स्थित है। स्थित होने का कारण क्या है कि जो पूरा क्षेत्र अभी चित्र पे दिखाया, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि ये टेक्टोनिकली सक्रिय क्षेत्र है। यहाँ पर ये जो बेल्ट है इसकी विशेषता ये कि यहाँ पर दो प्लेट आपस में टकराती हैं, अर्थात प्लेट्स के बीच यहाँ पर अभिसारी बाउंड्री बनती है। आप देखोगे कन्वर्जेंस बाउंड्री बनती है। जो प्लेट भारी होती है, अर्थात जो महासागरीय प्लेट है, वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। नीचे जाने से, प्लेट के पिघलने से, दबाव मुक्त इत्यादि होने से यहाँ पर हलचल होती है, जो भूकंप और ज्वालामुखी का कारण बनता है। और इसी क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यहाँ दुनिया का सबसे गहरा महासागरीय गर्त, जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, वह भी मौजूद है। तो यह है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अगली सुर्खी जुड़ी हुई है ग्रुप ऑफ फ्रेंड से। ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड चर्चा में क्यों रहा, इससे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये GOF या ग्रुप ऑफ फ्रेंड क्या है। ये भारत के नेतृत्व में 2022 में गठित किया गया एक समूह है। इस समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना सैनिकों के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां हो रही हैं, तो इन हिंसात्मक गतिविधियों के लिए जवाबदेहिता तय की जा सके। इस उद्देश्य द्वारा भारत के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना की गई। अब ये ग्रुप चर्चा में क्यों है? भारत ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बैठक में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सैनिकों के खिलाफ किए गए अपराधों में न्याय सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को जताया है, इसलिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड चर्चा में रहा। तो बाकी से एक बार और अच्छे से पढ़ लेंगे, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी।
अगली संक्षिप्त सुर्खी है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक के बारे में। क्यों चर्चा में है? आईआईटी कानपुर की एक टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक की मदद से हरियाणा के यमुनानगर जिले में प्राचीन बौद्ध स्तूपों और जमीन के नीचे दबी हुई संरचनाओं का पता लगाया, जिसके चलते ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक आखिर क्या है, यह जानना महत्वपूर्ण हो गया। तो यह तकनीक क्या है? एक हाई रेजोल्यूशन वाली जियोफिजिकल तकनीक है। क्या किया जाता है इसमें? हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है और उसके माध्यम से भूमि के आंतरिक क्षेत्रों में किस प्रकार की संरचनाएं हैं उनका पता लगाने की कोशिश की जाती है। कैसे की जाती है? जब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जाती हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में हम देखेंगे कि अलग प्रकार की दबी हुई वस्तुएं हो सकती हैं, शैल हो सकती है, मृदा हो सकती है। तो जब ये तरंगे अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से टकराती हैं तो अलग अलग प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, कभी मुड़कर आ जाती हैं, कहीं बिखर जाती है। तो वापस आई हुई इन तरंगों का अध्ययन किया जाता है तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी के नीचे आखिर क्या है। ये तरंगे किस गहराई तक काम कर सकती हैं? तो 10 मीटर की गहराई तक वस्तुओं का पता इनके माध्यम से लगाया जा सकता है। और मुख्य उपयोग क्या है ये तो हम देख ही चुके हैं। जो बेडरॉक है, आधार शैल है, भूम जल स्तर कहां पर है, परतों की गहराई क्या है, दबी हुई कुछ दल धाराएं, दरार इत्यादि, इन सब का पता लगाने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। और हाल फिलहाल में इस तकनीक का इस्तेमाल करके हरियाणा के यमुनानगर में प्राचीन बौद्ध स्तूप इत्यादि का पता लगाया गया, जिस चलते या जिस कारण से ये तकनीक चर्चा में है। अगली जो सुर्खी है वो जुड़ी हुई है जनजातीय जीनोम परियोजना से। गुजरात सरकार ने वंशानुगत बीमारी यानी जो एक वंश से जो है आगे बढ़ती हैं, इस प्रकार की बीमारियों की समस्या से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू की। अब ये जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना आखिर क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि जनजातीय समुदाय में जो आनुवांशिक जो जेनेटिक बीमारियां चल रही हैं उनकी पहचान करती है और उनकी सटीक देखभाल या उनके संदर्भ में सेवा उपलब्ध करवाने का कार्य करती। परियोजना क्षेत्र क्या है? गुजरात के 17 जिलों के आप देखोगे 2000 जनजातीय व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा। और कार्यान्वयन कौन करेगा, ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के द्वारा इस परियोजना को लागू किया जाएगा। इस परियोजना में किस प्रकार की जेनेटिक बीमारियों पर प्रमुख ध्यान दिया गया है? तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जैसी आनुवांशिक बीमारियां या कुछ वंशानुगत कैंसर का शीघ्र पता लगाना, उपचार करना इत्यादि पर इस जो है परियोजना के तहत विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो गुजरात सरकार के द्वारा जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की गई, जिसके चलते ये आर्टिकल चर्चा में है। अगला जो आर्टिकल है या न्यूज इन ब्रीफ है वो जुड़ा हुआ है ज्योग्राफी से, और उसमें भी स्पेसिफिकली श्रेणी भूकंप या जिन्हें स्वाम अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि आइसलैंड में श्रेणी भूकंप का अनुभव किया गया। अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि भूकंप तो हम पहले से पढ़ते हैं, तो आखिर ये श्रेणी भूकंप क्या है? देखिए, सामान्य भूकंप में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले एक प्रबल, एक मेन शॉक का अनुभव किया जाता है और उसके कुछ समय उपरांत कुछ कम जो है कम तीव्रता वाले झटकों का अनुभव किया जाता है। लेकिन ये जो श्रेणी भूकंप है इसमें ऐसा नहीं होता। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत ही कम समय के भीतर कई भूकंप के झटकों का अनुभव किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक झटका प्रमुख है और उसके बाद कम तीव्रता या कम मैग्नीट्यूड वाले झटके आएंगे। नहीं, जो झटके हैं उनकी तीव्रता या मैग्नीट्यूड लगभग बराबर ही रहता है। और ये भूकंप कई हफ्तों तक लगातार आते रहते हैं और हफ्तों में हजारों की संख्या में ऐसे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये श्रेणी भूकंप आते ही क्यों है, यानी कम समय अंतराल पर बार बार समान तीव्रता वाले भूकंप के झटके आखिर महसूस होते क्यों है? दो कारण हो सकते हैं। एक तो कोई ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र हो सकता है, या फिर मेंटल प्लूम जैसी जो
लोकेशन होती हैं जहां मेंटल प्लूम की संभावना बनती है, उन क्षेत्रों के ऊपर अगर कोई भूभाग स्थित है तो वहां पर भी हम देखते हैं कि श्रेणी भूकंप की संभावना बनती है। और हम पाते हैं कि आइसलैंड में ये दोनों स्थिति बनती है, यानी आप देखोगे आइसलैंड मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित है। ये टेक्टोनिकली सक्रिय क्षेत्र है, यहाँ पर प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जा रही है, अर्थात यहाँ पर अपसारी सीमा बनती है, तो ये भी एक कारण है। और दूसरा यहाँ पर मेंटल प्लूम कुछ और नहीं बल्कि मेंटल जो हिस्सा है पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में, आपने पढ़ा होगा मेंटल क्षेत्र में उच्च ताप के चलते कई बार चट्टानें पिघल कर ऊपर की तरफ मूवमेंट करती हैं, तो इसे मेंटल प्लूम का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित है और ये प्लेट जो है एक्टिव है और दूसरा मेंटल प्लूम की उपस्थिति है, ये दोनों ही चीजें जहां मिल जाती हैं वहां पर श्रेणी भूकंप की संभावना बनती है। और ये बताया गया है कि आइसलैंड वह दुर्लभ देश है जहां टेक्टोनिक प्लेट सीमा और मेंटल प्लूम दोनों के कारण ज्वालामुखी सक्रियता देखने को मिलती है। तो क्यों हम आइसलैंड के बारे में सारी चीजें पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्रेणी भूकंप अनुभव किए गए। तो श्रेणी भूकंप क्या हैं? जो हमारे अन्य भूकंप हैं, जैसे हम सामान्य भूकंप पढ़ते हैं, उससे कैसे अलग है, और साथ ही आइसलैंड की क्या विशेषताएं हैं, इन तीनों बातों का उत्तर खोजना यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगला आर्टिकल है पुनर्वास का अधिकार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफिसर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बनाम भूस्वामीवाद में निर्णय दिया और क्या कहा? सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पुनर्वास का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा और बताया कि अनुच्छेद 21 की सीमा क्या है, कि भूमि अधिग्रहण मामले में आजीविका से वंचित होना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुरक्षा पाने का कोई वैध अधिकार नहीं है। मौद्रिक मुआवजे की जहां तक बात है, संविधान द्वारा जो निश्चित व्यवस्था है उसके तहत वो मिलता है, लेकिन कानूनी प्रावधानों के बाहर पुनर्वास की व्यवस्था करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं है जहां न्यायपालिका द्वारा ऐसा निर्णय दिया गया है। पुनर्वास के अधिकार का दायरा सीमित है, ये अब से पहले के जो न्यायपालिका के निर्णय हैं उनमें भी बताया गया है। अमरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में भी निर्णय दिया गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वास को संवैधानिक अधिकार हम नहीं मान सकते। मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी निर्णय दिया गया कि राज्य को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और इसी क्रम में एक और फैसला आया जिसके चलते हम पुनर्वास के अधिकार को पढ़ रहे हैं। अगला जो आर्टिकल है वो जुड़ा हुआ है कोरोनल मास इजेक्शन से। अब कोरोनल मास इजेक्शन चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि 2024 में खगोलविदों ने लद्दाख के आसपास के ऊपर दर्ज किए गए जो दुर्लभ नॉर्दर्न लाइट्स थी उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया? कोरोनल मास इजेक्शन को जिम्मेदार ठहराया, जिसके चलते ये चर्चा में है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कोरोनल मास इजेक्शन है ये अपना व्यवहार बदलता रहता है। कई बार तो अत्यधिक तेजी से शुरुआत में वो ऊष्मा को जो है उत्सर्जित करता है और बाद में ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से वो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं या इसे रोक भी सकते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि हम जिस कोरोनल मास इजेक्शन की चर्चा कर रहे हैं आखिर ये है क्या? सूर्य की संरचना आपने पढ़ी होगी। सूर्य के कोरोना यानी सूर्य का जो एक बाहरी हिस्सा है उससे जो प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े विस्फोट होते हैं उसी को हम कोरोनल मास इजेक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें अरबों टन कोरोनल पदार्थ उत्सर्जित होते हैं और इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र भी समाहित होता है। अब अगर ये कोरोनल मास इजेक्शन काफी तेज है तो ये 15 से 18 घंटों में पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं और अगर ये धीमा है तो इसे पहुंचने में कुछ दिन भी लग जाते हैं। जब ये कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी की ओर आते हैं तो क्या पैदा करते हैं? भूचुंबकीय तूफान आपने सुना होगा, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आपने सुना होगा। जो क्या करते हैं ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स? हमारी जो सैटेलाइट्स हैं उनके संचालन को, संचार प्रणालियों को, पावर ग्रिड इत्यादि को बाधित कर देते हैं। क्लियर है? आगे कॉमन सर्विस सेंटर।
कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरा होने का उत्सव बनाया और इसी उत्सव में केंद्रीय मंत्री ने 10 लाख लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निशुल्क प्रशिक्षण देने की भी घोषणा की। अब एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर कॉमन सर्विस सेंटर होते क्या है और इनकी व्यवस्था क्या है। तो इनकी शुरुआत 2006 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी मिनिस्ट्री के तहत की गई थी। विजन क्या है? डिजिटल सेवाएं हर नागरिक तक पहुंच पाए, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों तक पहुंच पाए और इस हेतु हम आईसीटी आधारित नेटवर्क तैयार कर पाए। इस जो है संकल्पना या इस सोच के साथ कॉमन सर्विस सेंटर्स की स्थापना की गई और 2014 तक के आंकड़ा यहाँ पर दिया है कि उस समय 80,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर थे, है ना। और आज पूरे भारत में 5.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित हो चुके हैं। 90% गांवों तक ये सेंटर्स पहुंच चुके हैं। गांव के स्तर पर एक सर्विस सेंटर होता है जहां गांव के लोग जाकर अपनी कुछ मूलभूत जो कार्य हैं वो करवा सकते हैं, जैसे आधार नंबर नामांकन करवाना है, अपडेट करवाना है, पैन कार्ड हेतु आवेदन करना है, पासपोर्ट के लिए आवेदन, बैंकिंग और बीमा सेवाएं इत्यादि प्राप्त करनी है। तो एक सेंटर खोला जाता है गांव के स्तर पर जिसे कॉमन सर्विस सेंटर कहा जाता है और गांव के लोग ये जो सेवाएं दी गई हैं या इस प्रकार की अन्य सेवाओं की प्राप्ति कॉमन सर्विस सेंटर से कर सकते हैं, ताकि हम जो है जमीनी स्तर पर डिजिटल सेवाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचा पाए। तो इस उद्देश्य से मेटी मिनिस्ट्री के तहत 2006 में हमने कॉमन सर्विस सेंटर्स की स्थापना की शुरुआत की थी और अब प्रमुख डाटा ये है कि 90% तक जो गांव है उनमें कॉमन सर्विस सेंटर्स की स्थापना हो चुकी है। जो स्थान चर्चा में रहा वह है सीरिया। अब सीरिया में हम देखते हैं कि सुन्नी बेदुइन कबीलाई लड़ाकों और द्रुज मिलिशिया के बीच हिंसा भड़क उठी, जिसके चलते सीरिया चर्चा में रहा। कोई पहली बार नहीं कि सीरिया चर्चा में रहा। यूपीएससी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सीरिया एक महत्वपूर्ण स्थान है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसकी अवस्थिति क्या है? तो यह मध्य पूर्व में स्थित लीवेंट क्षेत्र का हिस्सा है। लीवेंट क्षेत्र में मोटा मोटा आप देखोगे सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन और टर्की के कुछ हिस्से शामिल होते हैं। इसे लीवेंट क्षेत्र कहा जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो हम देखते हैं कि ये सांस्कृतिक तौर पर काफी समृद्ध क्षेत्र रहा। ये वैश्विक स्तर पर काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है आप देखोगे व्यापार रूट जाते रहे हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारे एम्पायर्स का जो है उदय भी होता है। आज भी ये स्थान प्रमुख है। क्यों? क्योंकि 3 महाद्वीपों के क्रॉस रोड का कार्य ये करता है। एक तरफ है अफ्रीका, दूसरा है एशिया और तीसरा है यूरोप। तो लीवेंट क्षेत्र का हिस्सा कौन है? सीरिया भी लीवेंट क्षेत्र का हिस्सा है। इसके सीमावर्ती देश इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान और तुर्की। मैप पर देख सकते हो, यहाँ तुर्की है, यहाँ इराक है, यहाँ आप जॉर्डन को देख पा रहे हैं, यहाँ आप इजराइल को देख पा रहे हैं, यहाँ आप लेबनान को देख पा रहे हैं। तो ये सारे इसके सीमावर्ती क्षेत्र हैं। और समुद्री सीमा क्या है? ये क्या है? मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। भौगोलिक विशेषता क्या है कि यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है यूफ्रेट्स नदी और इस क्षेत्र में गोलन हाइट्स का वह हिस्सा शामिल है जिस पर 1967 ने किसने कब्जा किया था? इजराइल ने कब्जा किया था। तो सीरिया के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही हो जाती है कि कौन से राज्यों की या कौन से देशों की सीमा सीरिया से लगती है, उसकी महासागरीय सीमा कहाँ से लगती है, गोलन हाइट्स क्या है, इस पर यूपीएससी ने पहले प्रश्न पूछा है और लीवेंट क्षेत्र पर भी यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। तो इन सारी बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो ये थी आज की न्यूज इन ब्रीफ। इसी के साथ न्यूज टुडे के इस अंक को हम विराम देते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को रोककर हल करने की कोशिश आपको करनी है और सकारात्मक रहते हुए आगे बढ़ना है। धन्यवाद।